किसी को धकेलना आसान है या फिर कान खींचकर उसे अपने पास लाना। जिंदगी में तो हमें यही नजर आता है कि धक्का देना ज्यादा आसान है, इसलिए लोग पास आकर के प्रेम से गले कम लगाते हैं, जोर से धक्का ज्यादा दे देते हैं। अपने दुश्मन को यूं शक के निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। खैर छोड़िए, फिजिक्स को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि वर्क होता क्या है। आप जो काम करते हैं वो सच में काम है या नहीं, ये भी तो समझना जरूरी है। तो फिजिक्स कहता है काम वही है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट अपने जगह पर से हिल करके, अपने जगह पर से उठ करके दूसरे जगह पर चला जाए। यदि वो अपना जगह नहीं बदलता है तो फिजिक्स उसे काम समझता ही नहीं है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी इसको समझ लेते हैं। जो किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए हैं वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तब हम उसको कहेंगे वर्क। जैसे इस दीवार पर हम धक्का लगाए और दीवार तो हमसे मूव होगा नहीं, आप मेरा बॉडी देख ही रहे हैं, तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं चाहे हम कितना भी थक जाएं, ठीक है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम कम ही फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट मूव करके कितने भी दूरी पर चला गया, इसका मतलब फिजिक्स कहता है कि आपने कोई काम किया है। अब यहां तक बात क्लियर है। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किसी चीज को जब हम धक्का लगाते हैं, इधर से कोई एक बॉक्स को हम धक्का लगाए हैं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर हम इधर से धक्का लगाए हैं, इस तरह से धक्का देते हुए लेते जा रहे हैं, और दूसरा एक बॉक्स है जिस पर हम इस तरफ से धक्का नहीं दे रहे हैं, इस बॉक्स को हम इस तरफ से खींच रहे हैं। जब हम इधर से ऐसे करके खींच, जैसे बच्चा एक खिलौना को ऐसे करके लेते हुए जाता है, और या फिर ट्रॉली बैग भी आप इस तरह से लेकर के जाते हैं, इस तरह से बैग को खींचना ज्यादा आसान है या फिर इधर से धक्का दे करके किसी भी चीज को ले जाना आसान है? आसान है क्या? जैसे किसी गाड़ी को हम धक्का देते हैं तो इधर से देते हैं, कोई बैग को हम खींचते हैं तो इधर से खींचते हैं। ज्यादा आसान क्या है? फिजिक्स इसके बारे में क्या कहता है? अब देखिए, यहां पर भी हम फोर्स मान लेते हैं F, और इस जगह पर भी हम फोर्स मान लेते हैं F। अब ये ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या? वर्क का मतलब है फोर्स, किस डायरेक्शन का फोर्स? यहां पर भी फोर्स लगा, ऊपर से भी लग रहा होगा, ग्रेविटी नीचे से भी खींच रहा हो, तो यहां वर्क डन में फोर्स लें किसका? ये पता करना जरूरी है ना कि वर्क डन में फोर्स लिया किसका जाता है। तो वर्क डन में उसका फोर्स लिया जाता है जो इसके अलोंग हो, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। इस डायरेक्शन का क्या फोर्स है? तो जब आप आगे के क्लास में जाएंगे या फिर 11th में आप पढ़ेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जो होता है उसमें ये दोनों ब्रेक होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स दो भाग में ब्रेक होता है, एक ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। तो वहां पर जब ब्रेक हुआ है तो इस जगह पर भी ये ब्रेक होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे 6 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। इसमें से ये दो कंपोनेंट में टूटता है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में आया है वो टूटता है एफ साइन थीटा में, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो टूटता है एफ कॉस थीटा में, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो फोर्स है ये दो भाग में ब्रेक होगा। ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका एरो होगा ऊपर, ये नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होगा नीचे, क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो नीचे के डायरेक्शन में है और यहाँ जो ये खींच रहा है ये ऊपर के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? मास होगा। जब ऑब्जेक्ट में मास है तो ग्रेविटी उसको खींच ही रही होगी ना। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह पर ग्रेविटी वाले केस में इस्तेमाल होता है स्मॉल जी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 वैल्यू लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। अब यहां पर भी इसका वैल्यू, सेम ही ऑब्जेक्ट लिए हैं तभी ना पता करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को हम धक्का देने के लिए, धक्का देने में ज्यादा काम किए हैं
कि खींचने में ज्यादा काम किए हैं, उसी हिसाब से हमारा रुपया बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो गया, m इंटू जी। अब देखिए, इस पर जितना भी फोर्स लगा है उसका नेट फोर्स ही डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना भारी होगा। वेट जो होता है वो भी एक फोर्स है, और जितना ज्यादा वेट किसी ऑब्जेक्ट का हो जाएगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा उस ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह तक ले जाना। ठीक है, इनर्शिया आप पहले ही एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, इनर्शिया के बारे में तो पढ़े ही ना। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उसको उसी स्टेट में रहने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर है, उसको वहां से डिस्प्लेस करना है तो हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस केस में होता क्या है, वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मास होता है। तो ये जो mg जो है ये एक फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का जो कि एक वेट है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहां पर भी क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और यहां पर भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा ही लग रहा है। तो इससे तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जगह कॉस थीटा ही लग रहा है, और सेम एंगल पर ऐसे धक्का दे रहे हैं और सेम एंगल से इसको इस तरह से खींच रहे हैं। ये जो एंगल है हॉरिजेंटल के साथ, ये जो एंगल है वो थीटा ही है दोनों ही केस में। ठीक है, तो फर्क किससे पड़ रहा है, यहाँ जो एफ साइन थीटा है वो नीचे के डायरेक्शन में है, और यहाँ जो एफ साइन थीटा है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। इस केस में हो क्या जाता है, हॉरिजेंटल से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क किससे पड़ा, वर्टिकल डायरेक्शन में। mg का भी डायरेक्शन क्या है, नीचे, और एफ साइन थीटा का भी डायरेक्शन क्या है, नीचे। ये दोनों मिलकर के एफ साइन थीटा भी एक फोर्स जो कि इसके वेट को डिसाइड कर रहा होगा, और mg भी फोर्स, दोनों फोर्स इस पर नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स बैलेंस अनबैलेंस में पढ़े होंगे, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जितना भी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम निकालते हैं, यदि अपोजिट डायरेक्शन का है तो माइनस कर देते हैं, सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस कर देते हैं। अब इतना फोर्स लग रहा है मतलब इतना वेट इसका हो गया, mg में क्या जुट गया, एफ साइन थीटा, तो कुछ तो वेट बढ़ा ही होगा ना। इस केस में क्या होता है, यहां वाले केस में mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और एफ साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। जब एफ साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर इसका वैल्यू कम हो गया है वेट का, यहां पर वेट का वैल्यू ओवरऑल बढ़ गया है। जब वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो जाएगा तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक ले जाने में। तो ये जो केस है ये है पुश, और ये जो केस है वो है पुल। तो किसी को अपने तरफ खींचने में कम एनर्जी लगता है, ऐसा आप खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे। जो किसी ऑब्जेक्ट को हम आगे से खींचते हैं तो आगे वाला ऑब्जेक्ट उठ जाता है, किसके वजह से ऊपर उठ जाता है, वो उठ जाता है एफ साइन थीटा के वजह से। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि किसी को हम इधर से धक्का दे रहे हैं और वो उधर से उठ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो नहीं होता है क्योंकि एफ साइन थीटा नीचे के डायरेक्शन लग रहा है, mg भी नीचे के डायरेक्शन लग रहा है। कभी अनबैलेंस ही हो जाए वो अलग बात होता है। तो किसी भी चीज को जब हम धक्का देते हैं उस वक्त हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि वेट ज्यादा हो गया, फोर्स ज्यादा हो गया। और किसी भी चीज को जब हम खींच रहे होते हैं तो उस वक्त हमको कम एनर्जी देना पड़ता है क्योंकि वेट कम हो गया है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट का या फिर मैथ, आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।